आज अपन पढ़ेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियाँ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में एक इम्पोर्टेंट लाइन कही जाती है कि संसद में निश्चित बहुमत रहते इंग्लैंड का प्रधानमंत्री वह सब कार्य कर सकता है जिसको जर्मनी का सम्राट और अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वह कानून में परिवर्तन कर सकता है, करारोपण कर सकता है, उसे समाप्त कर सकता है और अधिक सभी शक्तियों का निर्देशन कर सकता है। तो ये किस वजह से ये लाइन इनके बारे में कही जाती है, तो वो अपन देखेंगे। तो जो शक्तियाँ व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं उनमें से अपन डिटेल में अपन पढ़ते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट शक्ति इसको प्राप्त है वो है मंत्रिमंडल का निर्माण, यानी मंत्री जो ब्रिटिश राजा के अधीनस्थ कार्य करते हैं। ये मंत्री जो कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये इस मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। किस तरीके से कि सम्राट जो नियुक्ति करता है मंत्रियों की, वो खुद की अपने स्वविवेक से नहीं करता, जबकि प्रधानमंत्री के परामर्श से प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप जिन व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त किया जाना है वो सम्राट उसे स्वीकार कर लेता है और उन्हें मंत्री नियुक्त कर देता है। प्रधानमंत्री ही खुद ध्यान रखते हैं कि ये जो मंत्री हैं, जो व्यक्ति हैं, वो कहाँ से चुने जाने हैं। इसमें वो ध्यान रखते हैं कि जैसे देश के सारे हिस्सों से वो चुने जाएं, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से, समुदायों से, सदस्यों की दक्षता, उनकी समाज सेवा भावना आदि सबको ध्यान में रखने का कार्य केवल प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो प्रधानमंत्री चाहे तो अपने दल का बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल में ले सकता है, यानी वह कहीं से भी अपने मंत्रिमंडल में किसी भी व्यक्ति को शामिल कर सकता है। बस शर्त यही है कि उसे उस संसद का सदस्य होना ज़रूरी है। इसके बाद में अपन देखते हैं मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। तो मंत्रिमंडल का कार्य संचालन जो सा इम्पोर्टेंट है, जो मंत्रिमंडल बना है उसका कार्य संचालन का कार्य में भी जो दायित्व है वो प्रधानमंत्री को दिया जाता है। सम्राट द्वारा कोई भी कार्य मंत्रिमंडल की बैठकों में न तो शामिल हुआ जाता है, न ही उनकी कार्यवाही में के कोई निर्देश उनके द्वारा दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करते हैं और उनकी जो कार्यविधि एजेंडा होता है उसके ऊपर भी नियंत्रण उनका ही होता है। और किसी भी मुख्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पहले प्रधानमंत्री की राय अवश्य लेता है, उसके बाद में वो मंत्रिमंडल के सामने उस प्रस्ताव को रखता है। मंत्रिमंडल के निर्माण तथा नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री का सर्वोपरि हाथ रहता है, ये अपने को सबको पता है। मंत्रिमंडल के जो विशिष्ट विषयों पर गोपनीय कोई विचार विमर्श होता है तो वो प्रधानमंत्री को उसमें ज़रूर शामिल किया जाता है। तो एक तरीके से मंत्रिमंडल के जो भी कार्य संचालन है सारा प्रधानमंत्री की के सामने लाए जाने के बाद में ही उसको प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा है मंत्रिमंडल का अंत। मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, तो अंत भी प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। तरीका क्या है? मंत्रियों को वैसे हटाने का अधिकार सम्राट का विशेषाधिकार है, लेकिन व्यवहारतः ये परंपरा स्थापित हो गई है कि प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर करेगा। तो प्रधानमंत्री चाहे तो अपने एक या अधिक सहयोगियों को अपने पद से हटाने की सिफारिश सम्राट से कर सकता है, और प्रधानमंत्री अगर स्वयं त्याग पत्र दे दे तो पूरी मंत्री परिषद को सम्राट द्वारा भंग कर दिया जाता है। तो इस तरीके से वो प्रधानमंत्री मंत्रियों पे नियंत्रण भी स्थापित करता है अपनी शक्ति से, कि वो चाहे तो किसी एक दो को हटा दे और अगर इस्तीफा दे दे तो सारी मंत्रिपरिषद को भंग कर दे। तो इस शक्ति की वजह से प्रधानमंत्री का नियंत्रण काफ़ी अच्छा खासा असरकारक साबित होता है। चौथे नंबर पर है शासन पर नियंत्रण। जो इनकी प्रधानमंत्री की शक्ति का शासन पर नियंत्रण कैसे करते हैं? शासन यानी शासन चलाने के लिए कानून बनाना और कानून को लागू करना, इन दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस पर नियंत्रण किस तरीके से किया जाता है? सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। शासन पर स्रोत नियंत्रण रखने हेतु तो विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना होता है, वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। विभागों के मंत्रियों के मध्य मध्यस्थता भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाती है। और किसी को राजकीय सम्मान देना हो तो प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य किया जाता है। कोई राजदूत वगैरह, कोई न्यायाधीश वगैरह ये नियुक्त किए जाने वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही, यानी जो प्रशासन में जो भी अधिकारी या मंत्रियों की नियुक्ति होती है सारी ही प्रधानमंत्री के परामर्श से होती हैं। इस वजह से ये माना जाता है कि शासन पर नियंत्रण इन्हीं के चहेते जब व्यक्तियों की नियुक्ति होती है तो शासन पर नियंत्रण ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री का ही स्थापित हो जाता है। अगला है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। तो
परराष्ट्र संबंध यानी दूसरे राष्ट्रों से ब्रिटेन के जो भी संबंध हैं उनका संचालन भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। एक्चुअल में दूसरे राष्ट्रों से जो भी संधि या समझौते होते हैं वो सम्राट के हस्ताक्षरों से होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से होते हैं और कई बार प्रधानमंत्री के हस्ताक्षरों से भी छोटे मोटे समझौते किए जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण अधिकार है परराष्ट्र संबंधों का संचालन है। परराष्ट्र मंत्रालय चाहे उसके पास हो चाहे ना हो, मतलब ये इम्पोर्टेंट मंत्रालय होता है। कई बार दूसरे व्यक्ति को भी जैसे विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, पर उसके फिर भी उस पर बहुत काफ़ी अच्छा नियंत्रण प्रधानमंत्री के द्वारा ही रहता है। दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण समझौतों पर ब्रिटेन की ओर से परराष्ट्र मंत्री यानी विदेश मंत्री के द्वारा नहीं, वरन प्रधानमंत्री के द्वारा हस्ताक्षर किए जाते रहने की परंपरा रही है। तो परराष्ट्र संबंधों का संचालन भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। फिर है लोक सदन का नेतृत्व। लोक सदन का नेतृत्व यानी लोक सदन जो संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और लोक सदन ब्रिटेन में निचला सदन, जिसमें जनता के सामान्य प्रतिनिधि पहुंचते हैं चुनाव में विजय हासिल करके। तो लोक सदन का नेतृत्व है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। एक्चुअल में प्रधानमंत्री का पद है वो कार्यपालिका के अंडर में आता है। सम्राट जो कार्यपालिका प्रधान होता है अपने कार्यों को पूरा जो कानूनों को एग्जीक्यूट करने के लिए जो उसको ज़रूरत पड़ती है उसके लिए मंत्रियों की ज़रूरत पड़ती है और उनका प्रधानमंत्री होता है। लेकिन फिर भी लोक सदन का नेतृत्व करता है। किस वजह से नेतृत्व करता है? क्योंकि लोक सदन के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद प्राप्त होता है और लोक सदन में जो बहुमत दल है उसने अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाया है, तो इनडायरेक्टली लोक सदन के सारे व्यक्ति हैं वो उसके नियंत्रण में स्थापित हो जाते हैं। और आज के समय ये परंपरा हो गई है कि लोक सदन है जो कानून निर्माण करने का कार्य करता है। तो कानून जो विधेयक हैं, विधेयकों के प्रस्ताव हैं, ये सारे लगभग कार्यपालिका द्वारा ही तैयार किए जाने लग गए हैं। तो उनके द्वारा प्रस्ताव रखे जाते हैं और जो अपने लोक सदन के जो पार्टी के दूसरे नेता हैं उनके नाम से वो रखवा देते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक उस पर बहस करना, उसके जवाब देना, उसके प्रत्युत्तर सारे ये मंत्रियों द्वारा ही दिए जाते हैं। तो इस वजह से लोक सदन का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करता है। समस्त सरकारी विधेयक जो होते हैं उसके निरीक्षण में तथा उसके परामर्श के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। वार्षिक आय व्यय तैयार करने में प्रधानमंत्री का मुख्य हाथ रहता है। सदन के अध्यक्ष तथा विरोधी दल के नेता के परामर्श से वह संसद का समय विभाजन तथा कार्यक्रम तैयार करता है। दलीय सचेतक जो होते हैं जो व्हिप जारी करते हैं, यानी अपनी पार्टी के सारे व्यक्तियों को जो सदस्य हैं कि उनको किसी मुख्य जो मुद्दे पे जो मतदान अगर संसद में होता है तो उनको किस इसके पक्ष विपक्ष में जो भी मत करना होता है तो वो जो दलीय सचेतक होते हैं उनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा शासन नीति से संबंधित अंतिमतः अधिकृत घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। संसद में लोक सदन के नेता के रूप में महत्वपूर्ण शक्ति इस लोक सदन को विघटित करने की है। प्रधानमंत्री लोक सदन को विघटित करने की सिफारिश कर सकते हैं सम्राट के द्वारा। तो एक तरीके से पूरे लोक सदन प्रधानमंत्री के द्वारा इस प्रधानमंत्री की शक्ति वजह से नियंत्रण में आ जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो लोक सदन के जो अधिवेशन स्टार्ट होते हैं और अंत करना होता है वो जो सम्राट के द्वारा किए जाते हैं उसको भी परामर्श प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो वो भी लोक सदन को नियंत्रण स्थापित करने में सहायक होता है प्रधानमंत्री द्वारा। बजट सहित व्यवस्थापन का समस्त कार्य प्रधानमंत्री की इच्छानुसार ही संपन्न होता है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति से भिन्न और उच्च स्थिति इसी वजह से प्राप्त हो जाती है क्योंकि ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। वहाँ जो विधायिका कार्यपालिका से अच्छे से नहीं जुड़ी होती है, जबकि यहाँ संसदीय प्रणाली होती है। तो यहाँ पे विधायिका पे कार्यपालिका का अच्छा खासा नियंत्रण स्थापित हो चुका होता है। तो इसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री न केवल शासन वरन कानून निर्माण के क्षेत्र में भी इन्हीं वजहों से नेतृत्व प्रदान करता है और इसी वजह से कहा जाता है कि उसको इतनी अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बजट निर्माण में इतना ज़्यादा कंट्रोल उसका नहीं होता है। दूसरा है कानून निर्माण में भी उतना ज़्यादा कंट्रोल उसका नहीं होता है। तीसरा है कि कानून एग्जीक्यूट करता है तो न्यायिक पुनर्विलोकन के रूप में वहाँ पे अलग परंपराएं रहती हैं, जबकि ब्रिटेन में संसद सर्वोपरि है। तो इस वजह से प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल बन जाता है।
फिर है मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी। एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। मंत्रिमंडल जो सम्राट के अधीनस्थ उसके कार्यपालिका कार्य करते हैं, वो सीधे सम्राट से नहीं जुड़े हुए होते, पर उनके जो भी विचार हैं, उनके जो भी प्रस्ताव हैं, उनको प्रधानमंत्री सम्राट के सामने रखते हैं। तो मंत्रिमंडल के निश्चयों और शासन संबंधी अन्य निर्णयों की सूचना प्रधानमंत्री सम्राट को देता है, और उनके संबंध में सम्राट द्वारा किए गए परामर्श को वह मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में वो एक कड़ी का कार्य करता है। तो जब मंत्री सीधे सम्राट से नहीं मिल पाते हैं, तो इस वजह से भी वो प्रधानमंत्री के अंडर में ही, नियंत्रण में ही काम कर पाने में विवश रहते हैं, और प्रधानमंत्री इस वजह से ज़्यादा पावरफुल बन पाता है। अंतिम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व है। जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, बड़े जो देशों के कई पर्यावरण सम्मेलन होते हैं, या फिर कई आर्थिक सम्मेलन होते हैं, G20 या फिर G15 जो भी, उनमें सब इनके प्रधानमंत्री ही भाग लेते हैं। इस वजह से भी प्रधानमंत्री का कद बढ़ जाता है। तो ये सारे बिंदु हैं जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्य किसका क्वेश्चन आए तो भी यही देने हैं, और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या हैं तो भी यही सारे बिंदु उसमें शामिल होंगे।